हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर, जैसा कि हम आपकी वीडियोस देखते आए हैं, तो सर अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा परिचय, आध्यात्मिक परिचय तो ये है कि हम परमात्मा की संतान हैं, उनकी मतलब जो है अंश हैं आत्मा के रूप में। और व्यवहार के रूप में कहेंगे तो मेरे को धनंजय ढूंढियाल के नाम से जानते हैं लोग बाग। और मैं मूल रूप से उत्तराखंड के एक दूर दराज सीमांत क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और हाई स्कूल तक मेरी शिक्षा दीक्षा लालन पालन वहीं हुआ। हाई स्कूल करने के बाद जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, इंटर कॉलेज उखरेखाल उसका नाम है, वहाँ हाई स्कूल के बाद साइंस नहीं थी। तो साइंस साइड होने की वजह से मेरे को वहाँ पे पॉसिबल नहीं था आगे कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे देहरादून में हमारे ताऊजी यहाँ रहते हैं, तो फिर मैं उनके पास आ गया। और यहाँ से फिर डीएवी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। हिंदी मीडियम से ही फिर हम आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज से ही मैंने किया। और ये तो सूक्ष्म परिचय तो यही है फिलहाल। सर, जैसा हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस बहुभाषाविद के रूप में आपको जानते हैं। तो ऐसी कौन सी बात या घटना थी जिसने आपको बहुभाषाविद बनने की ओर, कहें तो मल्टीलिंगुअल बनने की ओर अग्रसर किया? हाँ, ऐसे घटनाएं तो बहुत सारी घटी हैं जिन्होंने मिल करके मुझे इस दिशा की तरफ धकेला। उनमें से एक घटना मुख्य है, पर पहले जो उसकी सहायक घटना है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूं। जब मैं देहरादून आया पहली बार, तो मैंने पहली बार देखा यहाँ जो भी यहाँ की चकाचौंध और यहाँ के लोग, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार, तो खट्टे मीठे अनुभव हुए। उनमें खट्टे अनुभव ज्यादा हुए और उनमें सबसे ज्यादा खट्टा अनुभव यही था कि मुझे अपने आपे को समाज के व्यवहार से ऐसा एहसास हुआ कि मैं उपेक्षित हो रहा हूँ। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे हम अंधों में काने राजा थे। हमें वहाँ जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो हम जो है अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स थे उनसे इज्जत रिसीव करने के आदी थे, हैबिचुअल थे। तो हम अपने को फन्ने का समझते थे। जब यहाँ आए तो यहाँ हमें देखा हम तो पूछ ही नहीं रहा है, तो हमें बड़ी आत्मकला नहीं, हम गया हमें तो पूछो। अब हम उस माहौल में रहने वाले जहाँ हर कोई हमें जीवजूरी करता था। तो फिर इन मिश्रित घटनाओं ने मेरे चेतना को झकझोरा। मुझे महसूस होने लग गया कि कुछ तो है मेरे अंदर, जो कुछ कमी है, कुछ नहीं बहुत बड़ी कमी है, कि यहाँ पे मेरे को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। और लोग, उसका मुख्य कारण यही था कि लोग इंग्लिश में बोलते थे। हर दूसरा आदमी जो है यहाँ इंग्लिश में बोलता है, क्योंकि देहरादून एक एजुकेटेड सिटी के नाम से विख्यात है पूरे विश्व में। दिस इज द सिटी विच इज पॉपुलर फॉर द बेस्ट एजुकेशन। Number 1 A class schools are established here in Dehradun. So living in such a city, in itself is a matter of pride in fact. तो मैं जब कॉलेज में दाखिला लिया तो छोटी मोटी इंग्लिश में बात करते थे। वही मेरे लिए बहुत बड़ी जो है चुनौती होती थी, क्योंकि हमें को बोला हेलो हाउ आर यू, तो बस यही सुन के हमारे पसीने आ जाते थे। क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, वहाँ जो है ABCD हमने 6th क्लास से पढ़ी। तो ये धीरे 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 करके ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में तब्दील होता गया। अब होते 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 BSc तक हम किस तरह से पहुंच गए। BSc फर्स्ट ईयर में जब हम पहुंचे, तो एक बार जो मेजर घटना है जिसने पूरे दृश्य और परिदृश्य को बदल दिया मेरे जीवन के, वो ये है कि मेरी बड़ी जो बहन है उसकी शादी का एक समारोह का एक आयोजन था। 1991 की बात है। और जिस दिन शादी थी उसके पहले दिन, जैसे आपके आबद मित्र जो है घर पे बुलाते हैं, तो सब आए हुए थे, बड़े गणमान्य व्यक्ति, अंकल, चाचा चाची, सभी लोग। संयोग से उसी दिन ही मेरे एक मित्र की बहन की भी शादी थी। ये जून के महीने की बात है। तो सामाजिक शिष्टाचार के कारण से मैंने जो है, जो गणमान्य व्यक्ति जो अतिथि आए हुए थे, उनसे एक औपचारिक आज्ञा ली कि मैं जो हूँ अपने मित्र की जो बहन है की शादी है वहां थोड़ा सा शामिल होकर के आ जाता हूँ, एक औपचारिक उपस्थिति दे के आता हूँ। तो उनमें मेरे एक अंकल, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो
किसी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका भी नाम मैं भी लूंगा नहीं, में इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे और वो बरबसी अनायासी इंग्लिश में बात करते थे, ऐसा नहीं किसी को शो ऑफ करने के लिए, बस वो उनकी आदत थी, वो उसी माहौल में पले बड़े, जैसे हम हिंदी में पले बड़े तो हम हिंदी में कंफर्टेबल जोन में अपने को महसूस करते हैं, तो वो इंग्लिश में बात करते थे। तो जब मैंने उस समारोह में, वही सबसे बड़े वरिष्ठ थे, तो मैंने उन्हीं को संबोधित करते हुए और आज्ञा ली और मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा करके। तो उन्होंने जो है मुझसे एक इंग्लिश में क्वेश्चन किया और उन्होंने क्वेश्चन किया, व्हाट विल बी योर मोड ऑफ कन्वेंस। चूंकि क्वेश्चन किया व्हाट विल बी योर मोड ऑफ कन्वेंस, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, मैं ईमानदारी से बताता हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा, क्या उसका मीनिंग है। तो मैंने समय की नजाकत को देखते हुए अंदाजा लगाया अपने थर्ड आई से, तीसरी आंख से, शायद इस परिप्रेक्ष्य में वो ये पूछना चाह रहे होंगे, समझ तो कुछ आया नहीं था, ये पूछना चाह रहे होंगे कि कब तक वापस आ जाओ। तो उस अंदाजे का सहारा लेते हुए और मैंने उस प्रश्न का जवाब दिया। मैंने कहा अंकल आ जाएंगे, दो ढाई घंटे में आ जाएंगे, लगभग 11 साढ़े 11 12 बजे पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि जून का महीना था, गर्मियों का टाइम था। मेरे अंकल को लगा कि शायद वो मेरे प्रश्न, मतलब मैं उनके प्रश्न को सुन नहीं पाया, उनको ऐसा लगा, उन्होंने लिहाजा वही प्रश्न दोबारा थोड़ा ऊंची आवाज में कह के बोला, नो बट व्हाट विल बी योर मोड ऑफ कन्वेंस। मुझे लगा कि मेरे अंकल को मेरा जवाब सुनाई नहीं दिया, मैंने वही जवाब पहला वाला थोड़ा ऊंची आवाज में फिर से दे दिया। मैंने कहा अंकल, मैंने कहा ना कि आ जाएंगे 2 ढाई घंटे में आ जाएंगे, और जो है अब मेरे अंकल का जो शक था वो सच्चाई में तब्दील हो गया, वो दूर हो गया, उनको ये अब भली भांति मालूम हो गया मेरी औकात से, मेरे स्तर से, वो अच्छी तरह से रूबरू हो गए, परिचित हो गए। और उसके बाद जो उन्होंने कहा, जो टिप्पणी कसी, वो टिप्पणी थी तो बहुत सत्य, क्योंकि हम उस सत्य का वहन करने के लिए मानसिक रूप से और किसी भी रूप से प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि उससे पहले जैसे मैंने बताया कि मैं अपने कुनबे में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लिहाजा मैं आई यूज्ड टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल अराउंड एंड दैट यूज्ड टू एक्चुअली एनहांस माय ईगो। मेरा जो अहम था वो पुष्ट हो रहता था एकदम, ठीक है मुझे। तो उस अहम की पुष्टता के कारण से मैं रेडी नहीं था उनकी उस टिप्पणी को स्वीकार करने। लेकिन उन्होंने टिप्पणी तो बहुत लंबी चौड़ी कही, उसमें से मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूं। और उन्होंने मुझे ये कहा, जनरलाइज में उन्होंने कहा कि अरे इसीलिए तो हमारे जो गढ़वाल के बच्चे हैं वो शहर में आकर के मार खा जाते हैं इस अंग्रेजी की वजह से, और होटलों में काम करते हैं, किसी की मजदूरी करते, किसी की जी हजूरी करते, किसी की गुलामी करते हैं, और अगर उनको अंग्रेजी आए तो शायद वो भी किसी अच्छे पद पर जो है आसीन हो सकते हैं। ये सब अच्छा, ये सारी बातें हो रही हैं अन्य जो है गणमान्य व्यक्तियों के सामने, जो कि मुझे उस समय तक बहुत बड़ा तुरंखा समझते थे। मैंने बताया कि जैसे तो मुझे बहुत, अब वहां पे मानो ऐसा हो रहा है जैसे द्रौपदी चीरहरण का दृश्य, जैसे कि मतलब मेरे जो है जो बची कुची जो है मान सम्मान है वो सब उसकी धज्जियां उड़ रही है। दैट वाज द मोमेंट। मेरे मामा जी आंखों की किरकिरी हो गई उस वक्त से, और अंदर ही अंदर मैंने शपथ ली कि आज से सबसे पहले अंग्रेजी को ही अपना मुख्य उद्देश्य बनाऊंगा। आई रीसेट माई प्रायोरिटीज। उससे पहले मैं कुछ और बनना चाहता था, लेकिन उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया, और वो मामा जी और अंग्रेजी ये बस मेरी आंखों के इर्द गिर्द खटकने लगे। और उस वक्त तो मैं चला तो गया अपने दोस्त की शादी में, लेकिन मैं अंदर शपथ ली कि अगर अपने को अंग्रेजी नहीं दुनिया की मैक्सिमम जितनी भाषाएं मैं सीख सकता हूं सीख के ना दिखा दिया
तो फिर मेरा नाम भी धनंजय ढूंढिया नहीं। और फिर इतिहास न रच डालने की अगर क्षमता हो, हमारे पिताजी कहते थे, तो ऐसे तो फिर कई कीड़े मकोड़े जो है रोजाना जन्म ले रहे। अस्पताल में जाओ, रोजाना कितने जो है बच्चे पैदा हो रहे, और शमशान में जाओ, कितने लोग मर रहे हैं, कब पैदा हुए कब मर गए, कोई इतिहास रच डालने की आपके अंदर क्षमता नहीं, तो तुम एक सामान्य कीड़े की तरह ही तो हो। और मुझे अपने को इस तरह से कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए मैं आई वॉज नॉट रेडी। तो ये घटना, अब इसका तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ये मूल घटना है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। 3 साल बाद CDS का एग्जाम था और चंडीगढ़ में वो रहते थे, तो उन्होंने चूंकि उस वक्त सेंटर जो है CDS का एग्जाम का वहीं हुआ करता था, देहरादून में नहीं हुआ करता था, और वो मेरे अंकल, उन्होंने मेरे को बोला था कि आप यहाँ आना। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे थे। 3 साल के बीच में क्या क्या हुआ वो हम आपको नेक्स्ट उसमें सुनाएंगे। और वो किसी IAS वालों को पढ़ा रहे थे, और फिर जो है उन्होंने, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में बात करते थे। फिर द मोमेंट आई एंटर्ड एंड ही सेड, ओह हेलो प्रकाश, क्योंकि मेरा घर का नाम प्रकाश है, एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश। आई जस्ट आल्सो रिस्पोंडेड टू हिम इन द सेम टोन, विद द सेम स्पीड, विद द सेम accent, and then he was totally mesmerized. He wasn't able to understand, or he was not able to he was not ready to accept my that form, and he just asked me one thing, oh, is that you, the very man who wasn't able to understand the question I put at that time? Yes, Mamaji, it is, I'm the same person. So that's how the journey started actually. वेरी गुड सर। सर, ये तो काफी इंस्पायरिंग था। तो आपके जीवन में इस मार्ग पे कौन कौन सी बाधाएं सामने आई? बहुत लोगों के मार्ग में सक्सेस तो सबको मिल जाता है, बट उसके पीछे की कहानी बहुत ही कठिनाई भरी होती है। तो आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी बाधाएं आई, इस पे भी कुछ बताइए। देखिए, फिजिक्स में मैंने पढ़ा कि, और हम जानते भी हैं कि जब कोई टायर आगे चलता है तो उसकी फ्रिक्शन फोर्स पीछे धकेलती है उसको, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसकी वजह से ही जो है उसकी वियर एंड टेयर जो है होती है किसी भी टायर की, किसी भी गाड़ी की, और उसी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो काम कर सकता है वही गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो सामान्य प्रकृति का नियम है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी टांग खिंचाई करने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो उनका नाम तो यहाँ लेना उचित नहीं है, लेकिन और बाधाएं, बहुत जबरदस्त बाधाएं। सबसे पहले तो आर्थिक। तो मैं DAV कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, इंग्लिश के ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो नहीं थे वो, और उनका नाम भी लेना उचित नहीं है, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ इंग्लिश एक्चुअली। तो किसी से मैंने सुना था कि वो जो है, अगर उनकी शरण में कोई चला गया और उन्होंने शरण में ले लिया, तो फिर he will make a person man of English। बस मैं वो जो सुना था, मैं उनकी रिसर्च ढूंढ खोज करते करते पहुंच गया। तो DAV कॉलेज के इंग्लिश के डिपार्टमेंट पहुंचा, पूछा मैंने, कहा उनका नाम, तो वहां पे एक गार्ड बैठा हुआ था, उसने कहा वो तो घर चले गए। तो कहाँ घर है, तो पूछा उन्हीं से, तो बताया उन्होंने। तो पैदल, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास में, बिकॉज आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली एक्चुअली, पैदल ही गए। तो इनकम टैक्स वाली गली में उनका घर, लेकिन उन्होंने मेरे को वहीं बता दिया था कि वो 24 घंटे एकड़ हैं, पीते रहते हैं, और उनसे सीखना बहुत बड़ा एक जो है चैलेंज है। खैर, हम जो है, चूंकि हमारे उसमें सवाल था, तो हमें चला गया उनके पास में, किसी तरह से पहुंच गया उनके पास में, धन्यवाद किया, चरण पकड़े। तो उन्होंने कुछ नशे में कुछ बोला, और इंग्लिश में बोले, मैं कुछ समझ तो पाया नहीं, तो नशा में रहते थे वो। और थोड़ा बहुत मैं ये समझ पाया था कि रीडर डाइजेस्ट कुछ ऐसा बोल रहा है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा कि जस्ट रीड रीडर डाइजेस्ट एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर इंग्लिश, ऐसा कुछ सेशन। वहीं से ही मैं कबाड़ी मार्केट गया और कुछ रीडर डाइजेस्ट लेके आया, और कुछ अंग्रेजी के अखबारों की जो पुराने वाले जो है कबाड़ी के पास में होते हैं, वहां से लेके आ गया। अब लेके आ गया, रीडर डाइजेस्ट खोले तो मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि रीडर डाइजेस्ट की जो लैंग्वेज है, उसकी जो वोकैबुलरी है, वो तो एक आम आदमी के समझ से परे है।
बड़ा निराश हुआ। फिर किसी ने मेरे को बताया कि सेंट जोसेफ गेट के आगे एक बीके जुयाल जी रहते हैं और उनका अगर कोई शागिर्द बन गया तो उसका जो है इंग्लिश में बेड़ा पार होना जो है निश्चित है। लेकिन उनकी एक शर्त हुआ करती थी और वो ये कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ऐसी उनकी शर्त थी। तो उस वक्त मैं ग्रेजुएट था नहीं, तो मैंने और मेरे दोस्त ने हमने डिसाइड किया हम वहाँ जाने के लिए। तो रात को हम गए और उनसे मिले। तो उनको दिखाई कम देता था, सुनाई बहुत तेज देता था। तो चूंकि उन्होंने बोला कि यस हु आर यू, तो आई गिव हिम आवर इंट्रोडक्शन, सर आई एम दिस दैट। ओके, व्हाई डिड यू कम हियर? सर, we want to be your student and we want to upgrade our English. Oh, but then I teach only the graduates, you know. I mean, have you done the graduation? So we just told him a lie. Yes, we have done graduation. And okay, my fees will be 500. So the moment he told me his fees, and it felt on me like a bolt from blue actually. क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं 500 रुपया वो, तो मैंने किसी तरह से 1 महीने की फीस तो जुटा दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे हमें सबसे पहले बोला, ओके यस बॉय, स्टैंड अप, होल्ड दिस, पिक अप दिस न्यूज़पेपर, होल्ड दिस एंड रीड इट आउट लाउड, पब्लिक पूरी देख रही है। तो मेरे अंदर इतनी हेजिटेशन थी, मैं वो उठ करके आए ऐसे करके, ही स्लैप्ड मी वेरी टाइटली। एक थप्पड़, उस एक थप्पड़ ने उसी की गूंज आज इस इंस्टीट्यूट के रूप में दिख रही है। और आई नेवर लुक बैक। देन आई स्टार्टेड लेफ्ट राइट, जैसा भी पढ़ सकते, जोर जोर से, गाल लाल हो गई। आज वो गुरुजी जहां भी होंगे, जिस लोक में भी होंगे, लेकिन उनकी उस आशीर्वाद जो थप्पड़ के रूप में मुझे मिला, उसी का फल आज मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको। सर सुनकर काफी अच्छा लगा, थैंक यू। तो सर आपके चैनल पे हम देखते हैं कि आप बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते हैं, और जैसा कि मैं आपसे जुड़ा रहा हूं तो मैंने खुद भी देखा है। तो सर आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आप बहुत फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो आप उस पे भी कुछ बताएं। जी, मेरे बहुत सारे शौक हैं। उनमें फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना, और उनमें सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है फुटबॉल खेलना। और म्यूज़िक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये आनुवांशिक मिला है, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानते हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे दादाजी जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानते थे। तो शायद वो मुझे विरासत मिली है, तो इसलिए मेरा भी शौक डेवलप हुआ गिटार में, और मैं थोड़ा बहुत मृदंगम बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत शौक मेरा जो है बाय डिफॉल्ट मुझे मिला है। और चूंकि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है मेरे को उस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ धकेलने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। कनेक्ट करते हैं, सिद्ध होते हैं। इसलिए इनको जो है, तो गिटार मैं खाली समय में और मृदंगम ये मैं बजाता हूँ। बाकी घूमना मेरा शौक है। मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, है ना। विदेश तक भी घूम चुका हूँ, पूरा यूरोप में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो ये एक मेरा घूमना एक शौक रहा है, और अभी भी बहुत सारी जगह घूमना चाहता हूँ। सर आशा करेंगे कि आप अपने दर्शकों को अपने हॉबीज और के बारे में और वीडियोस के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। तो सर जैसा कि मैं जानता हूँ आपके सारे दर्शक मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, और मेजॉरिटी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स और इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा दर्शकों को एक ही संदेश है, और हृदय से है, कि आप अपने चिंतन पर काम कीजिए, क्योंकि जैसा आपका चिंतन होगा वैसे ही आपका चरित्र डेवलप होगा। चिंतन किस प्रकार से आपके चरित्र का निर्माण करता है, और चिंतन का कितना बड़ा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण, जिससे मैं स्वयं कन्विंस हुआ, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे कन्विंस हुआ कि चिंतन कैसे प्रभाव डालता है। मैंने सुना, जैसे कि नींबू है, नींबू का चिंतन कीजिए आप,
नींबू है नहीं और खाली चिंतन किया तो मुंह में पानी आने लग गया। कोई कहे मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा है, तो मेरा उसको यही सुझाव है, या तो तेरे अंदर मेडिकल कोई डिफॉल्ट है, कुछ डॉक्टर को दिखा, और या फिर तू उस कैवल्य अवस्था में पहुंच गया है जहां तू इन त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच गया है, जहां तुझ पे इन तीनों गुणों का असर नहीं हो रहा है, तो तू वो तो है नहीं, तो लिहाजा तेरे अंदर कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में ये लक्षण दिखाई देंगे, उसके जीव में पानी आने लगता है। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा चिंतन हमारे शरीर पर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। तो आप सोचिए कि आप बराबर नकारात्मक विचारों से लवरेज हैं, उनका बोझा लेकर के आप चल रहे हो और तब सोच रहे हो कि आप सफल हो जाओगे, तो आप स्वयं से धोखा कर रहे हैं। इसलिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं अपने चिंतन को सकारात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव में लाना है। मेरे पिताजी ने टेंसेस दूसरी जमात में मेरे को दी थी। हम पहली जमात पढ़े नहीं, एलकेजी गांव में, ठीक है, सीधे दूसरी जमात में, उसके बाद तीसरी चौथी हमने पढ़ी नहीं, फिर सीधे 5वीं में गया। तो 4 साल लग गए टेंस को पिताजी को बताने में। रोज शाम को टेंस माने काल और बस काल, पिताजी साक्षात काल के मतलब जो है रूप में हमें दिखते थे, जैसे क्योंकि शाम को जो है उन्होंने पूछना होता था। 8वीं कक्षा में जाकर के मैं अपने भाई बहनों में सबसे पहला शख्स था जिसने की वो टेंसेस 12 के 12 पिताजी को सुनाए, और उस दिन मुझे लगा शायद मैंने एवरेज पता कर ली हो। और उस दरमियान में अगर मेरे पिताजी को कोई कहता कि ये जिसको तुम डांट रहे हो या ये सब टेंस सुना नहीं पा रहा है, यही शख्स एक दिन देहरादून में जाके ही विल रन एन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, तो शायद उस वक्त मेरे पिताजी उसका कत्ल भी कर देते। क्योंकि किस आधार पर वो कह सकता था ये बात। लेकिन आज ये बात भी सत्य है, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो ये उस सत्य से इस सत्य तक की जर्नी केवल चिंतन को बदलने से हुई। तो मेरा दर्शकों से इसलिए ये संदेश है कि चिंतन बदलने से जब मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है और आया है, तो फिर आपके जीवन में भी डेफिनेटली आएगा। क्योंकि एक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो उसी फॉर्मूले से दूसरा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। अगर आपको दूध चाहिए और पान की दुकान में जाओगे तो मिल जाएगा दूध क्या? पान की दुकान में पान मिलेगा, दूध की दुकान में दूध मिलेगा, कपड़े की दुकान में कपड़ा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो चीज चाहिए उस स्रोत को आप ही को जाना पड़ेगा। तो फिर धनात्मक चिंतन कहां से आएगा? ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आपको जाना पड़ेगा, ऐसी संगति आपको करनी पड़ेगी, ऐसी मित्र मंडली, ऐसे दुनिया समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, नकारात्मक सोच वाले भी, सकारात्मक सोच वाले। आप उनके संपर्क में जाएंगे और धीरे धीरे उनकी संगति, जैसा संग वैसा रंग, और फिर वैसा ढंग, तो बाद में वैसा अंग भी बन जाता है। तो चिंतन सकारात्मक करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। यही मेरा संदेश है और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस बात को जो है वो सिरोधार्य करेंगे और डेफिनेटली उनके जीवन में उसका सकारात्मक असर आएगा। सर, आपकी लाइफ, जो आपकी यात्रा है, वो खुद में बहुत प्रेरणादायक है। मैं खुद बैठे बैठे यहाँ मोटिवेट हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने दर्शकों को ऐसे ही मोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेशनल थॉट्स देते रहेंगे फ्यूचर में। थैंक यू। हरे कृष्णा।